हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का विभाग नंबर सी का चैप्टर नंबर 3 के सम्स जो भी क्वेश्चन है उसके उत्तर आपको बताने जा रहे हैं आसान भाषा में। धातु तत्व के भौतिक गुणधर्म बताइए। बहुत आसान आंसर है। धातुएं अपने शुद्ध अवस्था में चमकीली होती हैं, अर्थात जब धातुएं अपनी शुद्ध अवस्था में होती है तो चमकती हैं। क्या होती हैं? चमकती हैं। सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, अपवाद पारा। यानी विद्यार्थी मित्रों, जितने भी धातुएं हैं सब ठोस अवस्था में होती हैं, बट पारा यानी Hg जिसको मरकरी बोलते हैं, ये धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं को खींचकर तार बना सकते हैं। याद रखना, धातुओं को खींचकर क्या बना सकते हैं? तार। धातुओं को पीटकर क्या बना सकते हैं? चादर। फिर धातुओं का गलन बिंदु ऊंचा होता है। क्या होता है? यानी धातु का जो गलनांक होता है वह ऊंचा होता है। फिर धातुएं उष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक। यानी धातुओं में उष्मा और विद्युत का प्रसार हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, आकृति का ध्यान पूर्वक अवलोकन करो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। ये बैटरी है, ये क्लिप है, पॉइंट ए है, ये देखो एक प्लस है, जो भी ये वायर है, फिर ये वायर है, फिर यहाँ स्विच लगा है, फिर यहाँ पर देखो एक दो क्लिप है। अगर इस क्लिप अभी क्लिप छूटा हुआ है, क्लिप जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। प्रवृत्ति के आधार पर धातुओं में कौन सा गुण देखने को मिलता है? तो धातु में क्या गुण मिलेगा? तो धातुएं अच्छा विद्युत का वहन करती हैं, यानी धातुओं में विद्युत का वहन अच्छा होता है। ये तो सभी धातुओं में होता है, ठीक है। दूसरा है, विद्युत तार पर किसका आवरण लगा होता है? तो जो विद्युत तार है उस पर, उसके ऊपर जो प्लास्टिक का आवरण होता है ना, पीवीसी का, जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो धातु तार पे जो धातु के तार होते हैं उस पर किसका आवरण लगा होता है? तो पीवीसी का आवरण लगा होता है। क्या बल्ब प्रकाशित होगा? राइट। यह क्या सूचित करता है? तो हाँ, बल्ब प्रकाशित होगा। धातु में से विद्युत का वहन सूचित करता है, बल्ब प्रकाशित होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, बल्ब प्रकाशित होगा। क्यों प्रकाशित होगा? क्योंकि धातु में विद्युत का वहन होगा तो बल्ब तो प्रकाशित होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, आकृति में परखनली ए बी और सी का अवलोकन करो और नीचे के प्रश्नों के उत्तर दो। देखो, परखनली ए, परखनली बी, परखनली सी, ठीक है। पहला, कौन सी परखनली में लोहे के कील का रंग बदलेगा? तो परखनली ए में। क्यों? क्योंकि ये हवा है। अब देखो, लोहे की कील को अंदर डाल दिया तो लोहे की कील, राइट, लोखंडी कीलियो पानी, राइट। तो ये देखो यहाँ पर रंग क्या होगा? बदलेगा। परखनली ए में रंग बदलेगा, राइट ना। दूसरा, इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखो। तो जब रंग बदलेगा, सिंपल सी बात है, इसमें हवा है और ये जो अंदर है वो पानी है। तो जब लोहे की कील हवा पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या लगेगा उसके ऊपर? क्षरण, यानी जंग लगेगा। क्या लगेगा? जंग। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के लिए जरूरी परिस्थिति कौन सी है? तो अगर रासायनिक अभिक्रिया इसमें जो हो रहा है उससे जंग बन रहा है, जंग यानी लोहे पर जंग लगने के लिए हवा, पानी और नमी ये कारकदायी है। और इसमें तीनों चीज आपको दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, हवा दिखाई दे रहा है और नमी का मतलब है भीगापन, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक ही पूरी स्टोरी आई है, राइट। आगे देखते हैं। चौथा नंबर, सोडियम क्लोराइड के निर्माण की प्रक्रिया बताना है। सोडियम क्लोराइड को हम NaCl बोलते हैं। ये Na है, ये Cl है। Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, ठीक है। अब जो सोडियम होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, 2, 8 और 1। देखो, सोडियम में 11 और क्लोरीन में कितने होते हैं? 17। 11 यानी 2, 8, 1, 2 और 8 10 और 1 11। क्लोरीन में 17 है तो 2, 8, 7, 2, 8, 10 और 7 17। अब Na प्लस, जिसके इलेक्ट्रॉन कक्षा में, बाहरी कक्षे में 1 इलेक्ट्रॉन हो ना, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, यानी सिर्फ 2, 8 बचेगा, 1 त्याग करेगा। और जिसके लास्ट में 7 हो ना, वो एक गैन, एक प्राप्त करेगा। तो देखो, 2 और 8 तो सेम ही सेम है, 7 इसका 1 ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 8। इसलिए क्लोरीन में 2, 8, 8 और सोडियम में 2, 8। इस तो बना लो इसको, ठीक है। चलो, जैसे Na, अब Na की बाहरी कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट, तो इसको ऐसे दे दो प्लस। क्लोरीन में बाहरी कक्षा में कितने हैं? 8, तो 8 कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से Na प्लस और Cl माइनस मिलके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेंगे। देखो, ये Na है, राइट, ये देखो पहली कक्षा में 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 1। क्लोरीन में देखो, पहले में 2, फिर दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट, यानी इस तरह से है, राइट।
1 2 3 4 5 6 7 7, हाँ लास्ट में कितना है, 7 ही है ना, हाँ 7 7। अब ये एक जो सोडियम का है इसको एक त्याग दे देगा, इसको एक गैन मिल जाएगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी 2 8 और 7 में 1 प्लस होगा तो 8, और ये 1 माइनस होगा तो 2 8 और 1 हट जाएगा तो हट गया। ठीक है, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट, सोडियम क्लोराइड यह एक आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड क्या है विद्यार्थी मित्रों, यह एक आयनिक यौगिक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना बताओ। सोडियम यानी Na, आप इलेक्ट्रॉन A 2 8 1 2 8 10 1 11, राइट ना। अब देखो ये रहा, आपको ये बना देने का, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। पहली में देखो 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लास्ट में 1। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना यानी Na, लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक बार करेंगे तो Na1 आ जाएगा। ओके, ऑक्सीजन यानी O, 2 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका। देखो ऑक्सीजन पहली कक्षा में 2 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बाहरी कक्षा में 6 है ना, तो O लिख के 1 2 3 4 5 6 कर दो, इलेक्ट्रॉन बिंदु हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम Mg टोटल 2 8 2 होता है, बाहरी कक्षा में 2 है, याद रखना। पहले 2 8 2 का स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे, फिर मैग्नीशियम करके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके हिसाब से कर दो। ठीक है, इस तरह से सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना हो गया। नेक्स्ट, कैल्सिनेशन और भर्जन क्या है। ठीक है, तो कैल्सिनेशन किसे बोलते हैं, ध्यान से। इस विधि में कार्बोनेट अयस्क का उपयोग किया जाता है। कैल्सिनेशन में कौन से अयस्क का उपयोग किया जाता है, जिस अयस्क में कार्बन पाया जाता है, कार्बोनेट अयस्क का। इस विधि में कार्बोनेट अयस्क में से अशुद्धि दूर किया जाता है, यानी कार्बोनेट अयस्क को लेकर उसमें से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। परिभाषा, जो अभिक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे कैल्सिनेशन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो, कैल्सिनेशन उसे बोलेंगे जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और हाँ, कैल्सिनेशन को निस्तापन भी कहते हैं। हिंदी माध्यम की विद्यार्थी हो, याद रखना, कैल्सिनेशन भी पूछ सकता है परीक्षा में, राइट। इंग्लिश वर्ड है, या तो निस्तापन पूछ सकता है, राइट। अब समीकरण देखो, MgO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, राइट ना। ठीक उसी प्रकार से ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को गर्म करोगे, ZnO अलग और CO2 अलग। समीकरण संतुलित करने तो आप सभी लोगों को अच्छे से आता ही है, वो आप कर सकते हो, राइट। आगे देखते हैं, भर्जन क्या है। भर्जन, इस विधि में सल्फाइड अयस्क का उपयोग किया जाता है, उसमें कार्बोनेट अयस्क और इसमें सल्फाइड अयस्क। इस विधि में सल्फाइड अयस्कों में से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। याद रखना, भर्जन में सल्फाइड अयस्कों में से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। परिभाषा, जो अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे भर्जन कहते हैं। भर्जन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, राइट ना। समीकरण देखो, ZnS जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। समीकरण संतुलित अब आप कर सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है, राइट ना। जैसे समझ जाओ कि यहाँ Zn 1 है, यहाँ भी Zn 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3, तो 3 दूनी 6 कर दो, यहाँ पर 3 लगा दिया, ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ 2 लगा दिया, 2 ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन कितना 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से 2 है, इसके आगे 2 लगा दिया, तो 2 2 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। ठीक है, देखो इसे समझो ऐसा, जैसे देखो ZnS है प्लस O2 है, ZnO प्लस SO2। अब देखो यहाँ Zn 1 है, यहाँ Zn 1 है, ठीक है, S 1 है, यहाँ भी S 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3 है। अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ, 2 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके आगे 2 लगा दूँ तो 2 दूनी 4, देखो ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और यहाँ 2 6 हो गया, तो यहाँ पर मैं 3 लगा दूंगा, तो ये 2 तो है ही, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब Zn के आगे 2, तो यहाँ भी 2 लगा दो, कंप्लीट हो गया, संतुलित हो गया। संतुलित आप खुद कर सकते हो। अब दूसरा, HGS का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो HGO प्लस SO2 मिलेगा, राइट। ये समीकरण है, समीकरण आप याद कर सकते हो, प्लस समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये आपको अच्छे से पता होगा, राइट ना। आगे देखते, 7वां, तांबा, कॉपर की शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी विधि का आकृति सहित वर्णन करो। ये आकृति है, आपको आकृति बनानी पड़ेगी। आकृति में देख लो, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये कुंजी है, ठीक है। इस तरह से इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये टैंक है, और जो कचरा इकट्ठा होगा उसे एनोड पंख कहते हैं, राइट ना। चलो
इस विधि में कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुओं का परिष्करण किया जाता है। विद्युत अपघटनी विधि में कौन कौन से धातुओं का परिष्करण किया जाता है? तो कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातु का। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में लेते हैं और शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में। एनोड प्लस है और कैथोड माइनस है। फिर इस विधि में CuSO4 कॉपर सल्फेट का जली विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं? CuSO4 कॉपर सल्फेट का जली विलयन लेते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। यही कहानी चालू होती है। कॉपर सल्फेट के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? एनोड पर अशुद्ध धातु का विलय होकर, एनोड पर अशुद्ध धातु का, एनोड पर जो अशुद्ध धातु है उसका विलय होकर, राइट ना, कैथोड धातु पर जाकर इकट्ठा हो जाती है और जो कचरा बचता है वो एनोड पर ही रहता है और नीचे आ जाता है और उसे हम एनोड पंख की विधि से बाहर निकालते हैं। यानी एनोड के ऊपर जो कचरा बच जाता है उस कचरे को हम एनोडिक पंख कहते हैं और एनोडिक पंख में एनोडीकरण विधि के द्वारा हम उस कचरे को बाहर निकालते हैं। यानी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इस तरह से आप इसको समझिए कि एनोड पर जो है ना, इधर देखिए, एनोड पर क्या है? अशुद्ध धातु का छड़। तो जो अशुद्ध धातु का छड़ है उसका विलय होगा। क्या होगा? उसका विलय होगा। और विलय होने के बाद जो शुद्ध धातु होगा कैथोड पर जमा हो जाएगा। जैसे ये एनोड है, ठीक है, इसमें जो अशुद्ध धातु शुद्ध धातु दोनों है, तो जब विलय होगा ना तो इसका शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाएगा, कैथोड वाले पे जमा हो जाएगा और जो अशुद्ध धातु रहेगा वो नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा। नीचे आके मतलब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, और ये समीकरण आप याद कर लेना। कैथोड का समीकरण ये है और एनोड पर का समीकरण ये है। राइट विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर धातु ऑक्साइड के नीचे दर्शाए धातुओं के साथ गर्म करने पर, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर धातु ऑक्साइड का नीचे दर्शाए गए धातुओं के साथ गर्म करने पर क्या होगा? ध्यान से समझो। जैसे ये धातु है जिंक यानी Zn, मैग्नीशियम यानी Mg और कॉपर यानी Cu। अब जिंक ऑक्साइड, ठीक है, धातु का ऑक्साइड यानी कॉपर धातु का ऑक्साइड, जिंक का जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर का कॉपर ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। समझ में आ रहा है ना? जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर का धातु ऑक्साइड। तो जिंक का धातु ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड। अब क्या करेंगे? धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब देखो जिंक और मैग्नीशियम कॉपर, तो जिंक ऑक्साइड का जिंक के साथ अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। फिर जिंक ऑक्साइड का मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया होगा और उस अभिक्रिया का नाम वियोजन होगा। फिर जिंक ऑक्साइड का कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं होगा। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जिंक के साथ अभिक्रिया नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया नहीं होगा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कॉपर के साथ भी अभिक्रिया नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर ऑक्साइड का जिंक के साथ अभिक्रिया होगा, उस अभिक्रिया का नाम है वियोजन। कॉपर ऑक्साइड का मैग्नीशियम के साथ जो अभिक्रिया होगा उसका भी नाम है वियोजन। और कॉपर ऑक्साइड का कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं होगा। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्षारण जंग किसे कहते हैं, उसका उदाहरण दो। परिभाषा एकदम आसान है, जब कोई भी धातु हवा, पानी, नमी के और प्रकाश के संपर्क में आती है, कोई भी धातु हवा, पानी, नमी, प्रकाश के संपर्क में आती होगी तो वह धातु संक्षारित हो जाएगी और उस पर एक परत इकट्ठा हो जाएगा और उसी परत को हम क्षारण बोलते हैं, यानी सामान्य भाषा में बोलते हैं जंग, ठीक है। उदाहरण में देखो, कॉपर धातु के ऊपर जो परत इकट्ठा होगा उसे बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। जैसे Cu के ऊपर कौन सा परत होगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड, और इस पे जो जंग लगेगा कौन से रंग का लगेगा? कॉपर पर हरा रंग, ओके। फिर Cu पे CuCO3, कॉपर कार्बोनेट भी एक ऑक्साइड है, CuO भी कॉपर ऑक्साइड है, CuCO3 भी कॉपर ऑक्साइड, दोनों परत है, जंग है हरे रंग का, ठीक है। लोहा को हम बोलते हैं आयरन। अब लोहे के ऊपर जो जंग इकट्ठा होगा, परत इकट्ठा होगा, आयरन ऑक्साइड होगा, वह भूरे कलर का होगा, राइट ना। देखो ये जंग है, ये जंग का सूत्र एग्जाम में आता भी है, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 × XH2O। चांदी Ag, इस पे जो ऑक्साइड होगा Ag2S होगा, सिल्वर ऑक्साइड की परत इकट्ठा होगी। और काला, तांबे पर हरा, लोहे पर भूरा और चांदी पर काला, ओके। लास्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नम अपने मित्र को साइकिल चलाते हुए देखा, यानी नम ने अपने मित्र को देखा, उसका मित्र साइकिल चला रहा है, उसने देखा कि अपने मित्र के साइकिल के पैडल के धार पर जंग लगा हुआ है। वह अपने मित्र को सलाह देता है और पैडल के ऊपर तैली रंग का आवरण लगाने के लिए कहता है। पहला क्वेश्चन, किसी लिए लोहे पर जंग लगता है? क्योंकि लोहा हवा, पानी और नमी के संपर्क में आकर उससे रासायनिक अभिक्रिया करता है, इस कारण से लोहे पर क्या लगता है? जंग लगता है।
अब जंग को रोकने के 2 उपाय बताओ। तो लोहे के किसी के भी ऊपर जंग लगे उस पर पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, विद्युत लेपन, यसत लेपन कर कर, वल्कनाइजेशन, ये सब जो भी होता है XYZ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जंग को रोकने के उपाय क्या है? पेंट लगाकर और ग्रीस लगाकर, 2 ही उपाय लिखना है, तो पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर। तीसरा, उपर्युक्त कार्य में नम को अंदर कौन सा गुण, यानी नम के अंदर क्वालिटी बताओ। नम बहुत होशियार लड़का है, क्वालिटी क्या है? नम के पास जागरूकता है, वह जागरूक लड़का है। बुद्धिमत्ता, उसके अंदर इंटेलिजेंसी है, दिमाग वाला लड़का है। और मदद रूप, यानी वह अपने दोस्त का मदद कर रहा है कि कहीं वह टूट ना जाए, इसके पहले वो सुरक्षित हो जाए, कम पैसे में अच्छा काम। यानी नम के अंदर जागरूकता, बुद्धिमत्ता और मदद रूप का स्वभाव देखने को मिलता है विद्यार्थी मित्रों। राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सफेद रंग के 3 धातु क्षारों के नाम और उसके अणु शक्ति। 3 धातु क्षार का नाम लिखना है सफेद रंग का। तो जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 3 धातु है जो क्षार है सफेद रंग के। तो सफेद रंग के 3 धातु क्षारों के नाम और उसका अणु सूत्र। तो सफेद रंग के 3 धातु क्षार में पहला नंबर जिंक सल्फेट, इसका सूत्र होगा ZnSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2, कोष्टक में SO4, कोष्टक क्लोज 3। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आयनिक यौगिक के सामान्य गुणधर्म बताना बेटा। आयनिक यौगिक के सामान्य गुणधर्म, पहले परिभाषा देखो। आयनिक यौगिक की परिभाषा, धातु से अधातु में होने वाले इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। एकदम आसान परिभाषा है, याद रखना। धातु से अधातु में किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का। और जो भी आयनिक यौगिक बनेगा, जो भी यौगिक बनेगा उसे क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। तो धातु से अधातु में होने वाले इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। इसका कुछ नाम है NaCl, LiCl, CaCl2, राइट। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, LiCl मतलब लिथियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आयनिक यौगिक के गुणधर्म, पहला नंबर भौतिक प्रकृति, दूसरा नंबर गलनांक और क्वथनांक, तीसरा नंबर विद्युत चालकता, चौथा नंबर घुलनशीलता। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक में सबसे पहला नंबर भौतिक प्रकृति। ये बहुत ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? बहुत ठोस। इनके आयनों के बीच आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। इनके आयनों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जैसे Na++Cl-। अब इनके बीच आकर्षण बल इतना ज्यादा होता है, NaCl का निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक ही है। गलनांक और क्वथनांक, इनके आयनों के बीच आकर्षण बल इतना अधिक होता है जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च ज्यादा होते हैं। उदाहरण, आयनिक यौगिक गलनांक और क्वथनांक जानो। गलनांक और क्वथनांक को केल्विन में मेजर करते हैं, केल्विन। NaCl सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1074 के है और क्वथनांक 1686। LiCl लिथियम क्लोराइड का गलनांक 887 और क्वथनांक 1600। MgCl2 का जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का गलनांक 981 और क्वथनांक 1685। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों। आगे देखते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, यानी आयनिक यौगिक ना ठोस अवस्था में इसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन गलित अवस्था यानी अगर इनका जली विलयन होगा ना तो विद्युत का चालन ये करते हैं विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद है घुलनशीलता। यह जल में घुलनशील होते हैं, यानी आयनिक यौगिक जल में तो मिल जाते हैं परंतु कार्बन रसायन जैसे कि केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, यानी जो रसायन में कार्बन पाया जाता है उसमें ये घुलते नहीं। यानी पानी में तो घुल जाएंगे बट कार्बन रसायन में नहीं घूमेंगे। चलो आगे देखिए 13वां नंबर, एक सुनार 22 कैरेट सोना का दागीना बनाता है। सुनार 22 कैरेट सोना का दागीना बनाता है और अपने ग्राहकों से 24 कैरेट सोना का भाव वसूली करता है। समझ में आ रहा है? जो दागीना बना रहा है 22 कैरेट का बना रहा है, लेकिन ग्राहकों से भाव 24 कैरेट का ले रहा है। इसी कारण से उसका व्यवसाय अच्छा खासा तो चलेगा ही। पहला नंबर, क्यों 24 कैरेट सोने का दागीना नहीं बन सकता है? उत्तर, 24 कैरेट का सोना बहुत नरम होता है। 24 कैरेट के सोने से हम विशेष प्रकार के आकार नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए समझ में आ रहा है ना? इसीलिए क्या होता है भाई, 24 कैरेट सोने से दागीना नहीं बनता। दूसरा नंबर, सोना के दागीना में मिला सके ऐसे 2 धातुओं के नाम। यानी जब सोना का जो दागीना बनता है ना, तो जब सोना का कोई भी दागीना बनता है तो उसमें धातुओं को मिला सके, जैसे कि उत्तर में कॉपर, सिल्वर। कॉपर यानी Cu और सिल्वर यानी Ag। ये दोनों ऐसे धातु हैं जिनको सोना बनाते समय, सोना का दागीना यानी सोने का कोई भी आभूषण बनता है ना, उसमें ये मिला सकते हैं। तीसरा नंबर, इसमें सुनार में क्या दुर्गुण दिखाई दे रहा? दुर्गुण मतलब बुराई, अच्छाई नहीं भैया, बुराई।
उत्तर, व्यवसाय के प्रति लाभ। वो यही सोचता है कि मेरा व्यवसाय के प्रति लाभ हो, भले से मैं ग्राहकों का शोषण करूं, ग्राहकों का शोषण करके व्यवसाय के प्रति लाभ, यही इसका दुर्गुण है। ओके विद्यार्थी मित्रों, राधे 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 राधे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। इतना मेहनत कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, मजा तो आ रहा होगा, सही बता रहा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, राइट ना। अगर आपको ये चैप्टर देखने के बाद अगर मजा आया होगा ना, प्लीज कॉमेंट्स करो यार, हाँ सर यार समझ में आ गया। अगर मजा आया होगा तो मैं पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ यार, इतने अच्छे से समझाया हूँ, भी लिख के समझाया हूँ। सोचो मैं पूरा का पूरा हिंदी में लिख के फिर आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट तो बता नहीं रहा हूँ। कैसे सेम टू सेम इसको याद करके भैया यही बोर्ड में लिख दो, यही स्कूल के एग्जाम में लिख दो, ऐसा है। ठीक है, चलो जय हिंद, राधे राधे।